नमस्कार। अभी तो फिजिक्स की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पिछले क्लास में हम लोग डायमेंशन लिखना सीख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग डायमेंशन के ही एक प्रिंसिपल की बात करेंगे और वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट साफ है, द क्वांटिटीज विच आर टू बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन एंड यूनिट। इस प्रिंसिपल के दो एप्लीकेशन हैं। पहला एप्लीकेशन टू फाइंड डायमेंशन ऑफ सम वेल नोन कॉन्स्टेंट्स और दूसरा टू फाइंड डायमेंशन ऑफ सम अननोन कांस्टेंट। वेल नोन कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा वेल नोन कांस्टेंट की बात करें तो आपको एक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बारे में क्लास 9th में थोड़ा सा आप पढ़े हो। पिछले क्लास में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने बात किया कि अगर आपको कोई भी डायमेंशन चाहिए तो उसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको चाहिए होगा। फॉर्मूला ढूंढ के निकालना होगा और जैसा कि आपको मालूम है ये फॉर्मूला न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है। वहाँ से हम लोग लिख लिए। ओके, सबसे पहले हमको जी के लिए फॉर्मूला निकालना होगा। तो जी के लिए फॉर्मूला आप यहाँ से कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 कर लो। अभी आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कर लो। ये दोनों क्वांटिटी इक्वेटेड है और आपने लिखा द क्वांटिटीज विच आर टू बी इक्वेटेड, सब्ट्रैक्टेड और एडेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन। इसके हिसाब से डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू इधर डायमेंशन ऑफ एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इधर का तो डायमेंशन आपको अननोन है, कैपिटल जी नहीं जानते हैं, इसी का ऑब्टेन करने जा रहे हैं। इधर के क्वांटिटीज़ का डायमेंशन आपको मालूम है, टेबल से मैंने बताया था कि फोर्स का डायमेंशन अगर निकालेंगे तो ये होगा m/L/T-2। जिनको ये लिखने में दिक्कत हो रही है वो पहला वीडियो देख लीजिए। आर जो है दो मासेस के बीच का डिस्टेंस है तो ये आपके पास L² हो जाएगा। ओके, और m1 भी मास, m2 भी मास, दोनों मास, इसलिए आपने लिख लिया। एक मास को कैंसिल कर लीजिए और रीअरेंज कर लीजिए तो रीअरेंजमेंट के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू, आप चेक करते जाइए, m-1 L3T-2। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई कंपटीशन एग्जाम में आता है और आया है 11th के स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है। एनीवे, अब आप चलिए नेक्स्ट कांस्टेंट की तरफ जो बहुत फेमस है, बहुत वेल नोन है। दूसरा यह है आपका प्लांक्स कांस्टेंट। हाँ, कुछ फॉर्मूले हो सकता है कि आपको नहीं मालूम हो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे मैंने बोला कि अभी ये शुरुआत है, सभी फॉर्मूले से आप फेमिलियर हो जाइएगा, परिचित हो जाइएगा, बस देखते रहिए। ये प्लांक्स कांस्टेंट एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, वहाँ से आया है। मैक्स प्लैंक ने 1900 में बताया था कि सभी रेडिएशन के एनर्जी क्वांटाइज्ड हैं और एक क्वांटा ऑफ एनर्जी जिसको फोटोन बोलते हैं वो एच न्यू के बराबर होता है। वहीं पे आपके पास E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ से H का एक्सप्रेशन निकाल दीजिए तो आपके पास आ गया E बाय न्यू। अब आप इजीली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट इज डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E बाय न्यू। चलिए, डायमेंशन ऑफ H निकालना है। राइट हैंड साइड जो आपके पास क्वांटिटी है उसके डायमेंशन से लिख लीजिए। फिर से डायमेंशन देखने के लिए पिछला क्लास आप देख सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशन mL²T-2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन ओके T-1 था। अरेंज कर लीजिए तो आपके पास डायमेंशन ऑफ H मतलब प्लांक्स कांस्टेंट आपका mL²T-1।
अगर इसको देखेंगे टेबल में तो आपको मिल जाएगा, ये सेम है एज डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टेबल में एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको इसके डायमेंशन चाहिए। तो ये आपको दूसरा वेल नोन एग्जाम्पल भी हो गया, दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट। एक और आपको एग्जाम्पल काफ़ी फेमस है, थर्ड में आते हैं। ओके, यह है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये भी अभी थोड़ा सा आपको अननोन टाइप का लगेगा, केबी से डिनोट करते हैं। इसके डायमेंशन की बात तब करेंगे जब हमको इसका फार्मूला मिल जाए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसका फार्मूला मिल जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस 3/2 kBT आता है, जहाँ पर kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर और E एनर्जी। जो क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन है वो आपको मिलता रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं तो पहले से फार्मूला नोन है तब तो हमको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ से भी आप kB का फार्मूला निकाल लीजिए तो आपके पास 2/3 E × T आएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि दोनों इक्वेटेड है, फिर से अप्लाई कर लीजिए तो डायमेंशन ऑफ kB इज इक्वल टू आपके पास डायमेंशन ऑफ 2/3 E/T आएगा। यहाँ फिर से अगर आपको डायमेंशन ऑफ kB लिखना है तो राइट हैंड साइड वाले का डायमेंशन लिखना होगा। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या क्या है, तो 2/3 नंबर है, मैंने पहले ही बताया था। नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए आपको कोई डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है, और इस हिसाब से अगर आप यहाँ करेंगे तो एनर्जी आपके पास क्या आ गया, mL²T-2, और टेम्परेचर की बात करें केल्विन कैपिटल के, अरेंज करने के बाद से mL²T-2 K-1। ध्यान देंगे यहाँ पर 4 डिफरेंट क्वांटिटीज़ आ गए। पहले जनरली 3 ml और T रहते थे, ऐसा आपके साथ 7 क्वांटिटी आने की पॉसिबिलिटी है। 7 क्वांटिटी इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं और 7 के डायमेंशन दिए हुए हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बाद आप एक और कांस्टेंट की बात कर सकते हैं, वो भी काफ़ी फेमस है, वो भी जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो मिलेगा। यह है आपको 4th नंबर में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। डिनोट इसको कैपिटल R से करते हैं। ये आपको कैपिटल R मिलेगा कहाँ, ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग जान जाएंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको एक इक्वेशन खोजना होगा, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT लिखते हैं। फिजिक्स में जनरली n की जगह पर लोग म्यू नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। P प्रेशर, V वॉल्यूम, म्यू नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। आपको R का एक्सप्रेशन चाहिए तो आप इधर PV/म्यू × T कर लो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक बार फिर से यूज कर लो आप। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करने के बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। दोनों इक्वेटेड है। डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ PV/म्यू T। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को ऑब्टेन करना है। राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उनके डायमेंशन पहले से आपको नोन है, आप टेबल में देख सकते हो। तो डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू, प्रेशर के लिए डायमेंशन mL-1 T-2 होता है। वॉल्यूम के लिए जब डायमेंशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम आपके पास LQ हो जाएगा, और म्यू नंबर ऑफ मोल्स को म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन होता है। इसको अरेंज कर लेंगे तो ये आपके पास mL² T-2 μ-1 K-1 हो जाएगा। तो देखिए इस बार आपके पास क्वांटिटीज़ एक और बढ़ गया, 5वां क्वांटिटी भी इंट्रोड्यूस हो गया। इस तरह से 7
क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट आपको बता दें, कई बार एग्जाम में पूछता है, ये वान डर वाल गैस कांस्टेंट्स दो हैं, ए एंड बी। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली यूज होता है किसके लिए, तो जब गैस आइडियली बिहेव करे। वान डर वाल ने बताया कि गैसेस के आइडियल नेचर से डेविएशन होता है और डेविएशन की वजह से एक नया इक्वेशन आता है, उसको वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। और वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट 1 मोल ऑफ गैस के लिए P चेंज हो जाता है P प्लस A/V² के टर्म में, V चेंज हो जाता है V माइनस B, और 1 मोल की बात कर रहे हैं तो RT लिखेंगे। पिछले बार तक बहुत अच्छा था आपके पास। अच्छा क्या था कि आपके पास कुल मिला करके एक इक्वेशन था, एक अननोन था। पहली बार एक इक्वेशन में 2 अननोन मिले हैं। यहाँ से रियल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टार्ट हो जाएगा। और ये रियल इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में अभी देखिए, सबसे पहले दोनों सेगमेंट को अलग कीजिए जहाँ जहाँ आपके पास कांस्टेंट हैं। पहला है V माइनस बी। आपको बताया गया द क्वांटिटीज विच आर टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन। अगर ये V में से सब्ट्रैक्ट हुआ है तो जो डायमेंशन B का होगा वही V का होगा, जो V का होगा वही B का होगा। इसके हिसाब से डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V लिख सकते हैं। एक लाइन में आपका आंसर आ गया, दैट इज L3, बड़ी ईजिली। चलिए दूसरे वाले की बात करें। दूसरे वाले में आपको डायमेंशन निकालना है A का, तो दोनों एडेड हैं। इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ A/V² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशन ऑफ P। इसके हिसाब से अगर आप लिखना चाहें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ PV²। चलिए, प्रेशर का डायमेंशन मालूम, अभी बात हो ही रही थी। वॉल्यूम का डायमेंशन जानते हैं, यूज भी किया भी आपने, और अरेंज कर दीजिए तो ml5T-2, ये भी एक डायमेंशन आपको मिले। अब सेकेंड शुरू करते हैं। टू फाइंड डायमेंशन ऑफ सम अननोन कॉन्स्टेंट्स। अननोन कॉन्स्टेंट में आपको पहले से कोई भी फॉर्मूला नोन नहीं रहेगा। आप एक अपने से फॉर्मूला मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है V इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस C/D प्लस T, इस तरह का कोई फार्मूला दे दिया और इसमें आपके पास 4 अननोन कांस्टेंट हैं। अब चारों का डायमेंशन आपको A B C का निकालना है। क्वेश्चन रहेगा फाइंड डायमेंशन ऑफ A B C एंड D। शुरू करना है। शुरू करने के लिए द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको याद रखना होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में साफ आपने बोला कि द क्वांटिटीज विच आर टू बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन। उसी के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले V और A दोनों इक्वल साइन के अपोजिट हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ A की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ V के बराबर होगा। हाँ, पहले से आपको इक्वेशन में बताया रहेगा कि V वेलोसिटी है, T टाइम है, ये पहले से आपको पता रहेगा। तो उसके हिसाब से V का डायमेंशन आपने LT-1 लिख लिया और यही डायमेंशन A का डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट, अगर सेकंड चलना है तो आप एक काम कीजिए, आपके पास V, ये पर पोर्शन भूल जाइए कि A से प्लस भी है, इक्वल साइन के दोनों साइड V और BT है, इसलिए यहाँ पर B एंड T का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन V का भी होगा। उसके हिसाब से अगर T को हम उधर लेके जाएं तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V/T। यहाँ देख लीजिए, V का आपने LT-1 लिखा था, ओके, और T टाइम है, कैपिटल T हो जाएगा। अरेंज कर लेंगे तो अरेंज करने के बाद आपके पास LT-2, ये दूसरा का भी डायमेंशन निकल गया।
अब अगर आप चाहेंगे कि पहले ही आप सी का निकाल लें तो नहीं कर सकते, पहले आप डी प्लस टी पे ध्यान दें। ओके, दोनों एडेड है तो एडिशन साइन के कारण दोनों का डायमेंशन सेम होगा, बिकॉज द क्वांटिटीज विच आर टू बी एडेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन। तो अब अगर आप सबसे पहले सी के पहले डी का लिख लें तो डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, यानी इसका डायमेंशन कैपिटल टी हो गया। अब लास्ट एक सी बच गया। अब सी में ध्यान देंगे, इस दो पोर्शन को भूल जाएं और देखें आपके पास v इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टी, दोनों इक्वल साइन के दोनों ओर हैं। इसका मतलब क्या है कि c प्लस डी बाई टी का डायमेंशन जो होगा वो v के डायमेंशन के बराबर होगा। तो इसके हिसाब से अगर आप लिखना शुरू करें, दैट इज डायमेंशन ऑफ c बाय डी प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, तो सही होगा। और अगर आप c का ही केवल चाहते हैं तो c को उधर लेके चले जाइए, तो डायमेंशन ऑफ v इंटू डी प्लस टी। चलिए अब इसके हिसाब से आप लिख लीजिए, v के डायमेंशन की बात करें एल टी माइनस वन। अभी देखिए d का डायमेंशन आपने t निकाला था, t लिखते, इसका भी डायमेंशन t ही लिखते, और t प्लस टी आपके पास हो जाता दैट इज़ 2t। मैं पहले ही बताया कि डायमेंशन जब लिख रहे हो तो नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नंबर के लिए कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं चाहिए, उसके पावर 0 हो जाएंगे, यानी 2 हटा दीजिए। यहाँ से कंपेयर करने के बाद से आपके पास सीधे t कैंसिल हो गया, डायमेंशन l। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर भी आपको पहले से डायमेंशन के बारे में नॉलेज नहीं था। एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, अननोन कांस्टेंट वाला ही। मान लीजिए प्रेशर इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन कोई दिया है ए एक्स बाय बी माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए और बी का डायमेंशन फाइंड करना है। ओके, पी प्रेशर है, एक्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा कोई रिलेशन आपको दे दिया और फाइंड करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे आपको b माइनस एक्स स्क्वायर पे, क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करना आपके लिए आसान होगा। एक बार b माइनस एक्स स्क्वायर पे आपने ध्यान दे दिया तो देखो जो डायमेंशन एक्स स्क्वायर का होगा वही b का भी होगा, बिकॉज दोनों सब्ट्रैक्टेड हैं। तो b इज इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर का डायमेंशन लिख सकते हैं, x चूँकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात किए थे, यानी एल स्क्वायर, बड़ी आसानी से फाइंड हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए अब देखो आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पर a इंटू एक्स इज इक्वल टू पी इंटू बी माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। a का डायमेंशन के लिए यहाँ पर p b माइनस एक्स का स्क्वायर बाय x लिख सकते हो, कोई इक्वेशन है। अब यहाँ से आप लिखना चाहोगे तो डायमेंशन ऑफ a जब लिखना है तो इस साइड डायमेंशन ऑफ आपको लिखना होगा p b माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। इसका मतलब अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन आपको लिखना होगा। p के लिए बोला था मैंने प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो गया, m l माइनस वन t माइनस टू। b माइनस एक्स स्क्वायर दोनों ही लेंथ का स्क्वायर है, माइनस करने के बाद भी डायमेंशन वही होगा। मैंने बताया था कि नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ। और x के लिए आप l लिखेंगे, अरेंज करके देख लीजिए, है ना, एक l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक l बचा वो भी कैंसिल हो गया, ये mt माइनस टू यहाँ पर आपको मिल गया। mt माइनस टू एक और क्वांटिटी का मिला था, ये भी कभी कभी पहचानने की ज़रूरत पड़ सकती है कि किस क्वांटिटी का डायमेंशन है। तो आई होप ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन ऐसा ही होता है। आपके पास एक तीसरा बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। देखिए y इज इक्वल टू a साइन बी टी प्लस सी एक्स प्लस थीटा, जहाँ पर y और x डिस्प्लेसमेंट, t टाइम। ऐसे केस में आपको a, b और c का डायमेंशन निकालना है। वंस अगेन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन और आपको डायमेंशंस निकल जाएंगे। ओके, सबसे पहले एक बात याद रखें, साइन के साथ कोई भी एंगल यहाँ रहे
उसका वैल्यू ऑलवेज एक नंबर होगा। जैसे आप साइन थीटा लिखते हैं, थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब ले करके देखिए। 30 लेंगे 1/2 आएगा, 45 लेंगे 1/√2 आएगा, 60 लेंगे √3/2 आएगा, sin 91 आएगा। इवन दूसरे एंगल भी लेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में y = a × a नंबर होगा, और इस तरह से a = आप क्या लिखेंगे, y बाय नंबर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दीजिए और आप डायमेंशन a का निकाल लीजिए, = डायमेंशन ऑफ दिस साइड। तो y का डायमेंशन तो l, क्योंकि अभी बोला मैंने वो डिस्प्लेसमेंट है, और नंबर डायमेंशनलेस मतलब 1, ये आपको मिल गया l थर्ड ब्रैकेट के अंदर। अब नेक्स्ट डायमेंशन निकालने की बात आती है BT CX में B और C का। एक बात यहाँ बता रहे थे कि साइन के साथ यहाँ पर कोई भी एंगल ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, तभी जा कर के साइन काम करेगा। साइन के साथ दूसरे कोई वैल्यूज दीजिएगा तो साइन फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो 3 टर्म है, BT, CX और थीटा। BT भी आपके लिए एक एंगल, CX भी आपके लिए एक एंगल, थीटा भी आपके लिए एंगल, तीनों का तीनों एंगल ही है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ लिखें तो क्या लिखेंगे, दैट इज B × T = एंगल। ऑब्वियस है कि आप यहाँ से B = एंगल बाय T लिखेंगे, यानी आपको डायमेंशन किसका चाहिए, B का चाहिए। तो आप राइट हैंड साइड डायमेंशन लिखिए, एंगल के लिए तो 1 लिख लीजिए, T के लिए कैपिटल T, यानी ये हो गया T-1। नेक्स्ट इसी तरह से आप C का भी ऑब्टेन कर सकते हैं, CX भी एंगल ही है, तो आप वहाँ से लिख लीजिए दैट इज CX = एंगल, C = एंगल बाय X। तो डायमेंशन ऑफ C = एंगल के लिए 1 डायमेंशन और X के लिए L, ये हो गया आपके पास L-1। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जहाँ पर 1, 2, 3 या 3 से ज़्यादा अननोन होते हैं, उनके भी डायमेंशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये भी एक कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन जो है बहुत सारे कंपटीशन में आया है, और यहाँ पर P प्रेशर है, Z डिस्प्लेसमेंट है, थीटा टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और आपको अल्फ़ा एंड बीटा का डायमेंशन निकालना है। इसको बताने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर आप 10 का पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, 100 होता है। 10 एक नंबर था, 2 भी एक नंबर है, और 100 भी एक नंबर है। ऑब्वियसली आप नंबर का पावर नंबर देते हैं और आपको एक नंबर मिलता है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। E की बात करें तो E एक नंबर है 2.7182, और इसका भी पावर अगर आप कोई नंबर देंगे तो अंतिम में आपको नंबर ही मिलेगा। उसके हिसाब से अल्फ़ा Z बाय K थीटा ये बेसिकली एक नंबर होगा, और अगर ये नंबर है तो अल्फ़ा = नंबर इंटू K थीटा डिवाइडेड बाय Z होगा। तो डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा अगर लिखेंगे तो आपके पास नंबर का डायमेंशन नहीं होता, 1 लिख लीजिए। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पिछली बार भी बताया था, ml² T-2 K-1। थीटा टेम्परेचर है, केल्विन यूनिट होता है डायमेंशन के, और यहाँ पर Z जो है वो लेंथ है, L हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद से यहाँ पर देखिए, एक K का नेगेटिव और पॉजिटिव पावर को कैंसिल कर दीजिए, एक L को कैंसिल कर दीजिए, ml T-2 एकदम फोर्स के जैसा मिल गया। ओके, कभी कभी पूछता भी है कि K का डायमेंशन किसके बराबर है, तो आपको बताना होगा फोर्स। अब हम बात कर रहे थे
कि ई टू दी पावर समथिंग भी एक नंबर ही होगा, मतलब p इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय बीटा इंटू नंबर, क्योंकि ई टू दी पावर आपने जो लिखा है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय p इंटू नंबर लिख सकते हैं। अगर आपको डायमेंशन ऑफ बीटा लिखना है तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा का डायमेंशन वहाँ से लिख लीजिए mLt-2 था, नंबर डायमेंशन लेस है 1 लिख लीजिए, और p के लिए आप mL-1t-2 लिख लीजिए। ओके, m कैंसिल हो जाएगा, t का पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, ये L² हो जाएगा सेम एज एरिया। तो होप आपको डायमेंशन निकालने बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा, बहुत आसानी से आ गया होगा। थैंक यू।